नमस्कार मित्रों, आप सभी को पता होगा कि अब बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, इसका जो बीएड सेकेंड ईयर का जो सेशन है 2019-21, इसके जो एग्ज़ाम होने हैं उस शेड्यूल को देखेंगे। और हम लोग आज से ही अपनी तैयारी ऐसी करेंगे कि किसी भी तरह से एग्ज़ाम में फ़ेल हो ही ना पाएँ। इस बात की गारंटी है, यदि आपने हमारे द्वारा भेजी हुई सब वीडियो देख ली तो आप बीएड के एग्ज़ाम में, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में चाहकर भी फेल नहीं हो पाएंगे। इस बात की 100% गारंटी है, विश्वास मानना। ठीक है, तो आज हम क्या देखने वाले हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा बीएड सेकेंड ईयर सेशन 2019-21। ठीक है, इसे देखते हैं। तो एग्ज़ाम डेट शीट जो आई है उसमें क्या है कि हमारे जो एग्ज़ाम होने हैं, जो बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होने हैं, वो 11 अक्टूबर से आरंभ होंगे और 18 अक्टूबर तक चलेंगे। तो इसमें होगा एग्ज़ाम किस तरह से, किस प्रकार से होंगे एग्ज़ाम। इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इस बार डेस्क्रिप्टिव नहीं है, एक्सप्लेन नहीं देना है आपको वहाँ आपको केवल गोले भरने हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, OMR बेस्ड होंगे। इसमें कुल मिलाकर 100 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना है। भगवान ऐसा करे आप पूरे 100 उत्तर दें और एकदम सही दें। कुल मिलाकर यह है कि 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनमें से 50 का उत्तर आपको सही देना है। ठीक है, और इसके लिए जो कुल समय है ना, वो 90 मिनट है, यानी कि 1.5 घंटा है। पेपर की शुरुआत होगी सुबह 10 बजे से और 11:30 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर है। और ये हमने आपको बता ही दिया कि OMR बेस्ड होगा। ठीक है, आपको गोले भरने हैं, बस ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो पेपर जो पहला पेपर है वो कौन सा है, 11 अक्टूबर को पहला पेपर है, BD 201। इस पहले पेपर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम, यानी कि ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। दूसरा पेपर 12 तारीख को है, यानी कि छुट्टी नहीं है इनके बीच में। ठीक है, दूसरा पेपर जो 12 तारीख को है वो है BD 202 असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। ठीक, तीसरा पेपर है 13 अक्टूबर को, ये BD 203 क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, यानी कि समावेशी विद्यालय का सृजन। ये तीसरा पेपर है। अब 13 तारीख के बाद 16 तारीख को एग्ज़ाम है, यानी कि 14 और 15 की छुट्टी है और 16 को एग्ज़ाम है। तो 16 को एग्ज़ाम है ना, वो योगा एजुकेशन का है, BD 204 योगा एजुकेशन, यानी कि योग शिक्षा। और फिर उसके बाद 5वां पेपर है BD 205, ये 18 तारीख को है। अब 16 के बाद 17 की छुट्टी है, 18 तारीख को है BD 205। अच्छा, ये ऑप्शनल पेपर होते हैं। ठीक है, जो 205 में हैं वो ऑप्शनल पेपर होना है। और A से लेकर E तक जिनके भी पेपर हैं वो सब होंगे 18 तारीख को ही। तो जो A से लेकर E तक वाले पेपर हैं, जो ऑप्शनल पेपर हैं BD 205 में, वो हैं, A में आता है BD 205 A में आता है वैल्यू एजुकेशन, B में आता है एनवायरमेंटल एजुकेशन, C में आता है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, और D में आता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, और E में हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन। तो ये तो रहा एग्ज़ाम का शेड्यूल कि एग्ज़ाम कब होने हैं, किस तरह के होंगे, कितने प्रश्न होंगे, कितने बजे से कितने बजे तक होंगे। ये रहा एग्ज़ाम का शेड्यूल। इसी शेड्यूल को देखते हुए जिन बच्चों ने अभी तक बीएड सेकेंड ईयर के लिए कुछ नहीं पढ़ा है, तैयारी नहीं की है, उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए और इस शेड्यूल को देखते हुए आज से हम लोग अपनी बीएड सेकेंड ईयर की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस बात की गारंटी है कि यदि आपने हमारे द्वारा भेजी हुई हर वीडियो को देख लिया, अच्छी तरह हर प्रश्न को कर लिया, तो आप चाहकर भी फेल नहीं हो पाओगे बीएड सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरुआत करते हैं बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के पैटर्न को पढ़ने की, एग्ज़ाम के क्वेश्चन आंसर को पढ़ने की और याद करने की, ताकि कोई भी फेल ना हो पाए। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम बहुत अधिक लंबा चौड़ा तो अब नहीं पढ़ सकते क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन ये जो आते हैं ना बाज़ार में, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए ही स्पेशली बनाए गए हैं, ये जो हैं, आप ये देखिए, ये संजय बीएड क्वेश्चन बैंक एग्ज़ाम नोट्स द्वितीय वर्ष। जिन बच्चों ने नहीं भी लिए हैं उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हम पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे इनसे। एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो हम लोग डालेंगे। ठीक है, जिन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे।
तो ये सब आप पढ़ पाएंगे। इसमें आपको बाहर से और बाज़ार से लेने की आवश्यकता नहीं है, ये सब हम कंप्लीट करेंगे। एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो डाली जाएंगी, जिससे आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाए और आप एक वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करके अपने हर प्रश्न का उत्तर सही से दे पाओ। ठीक, तो आज से हम शुरुआत करते हैं BD 201 की। ठीक है, इसका नाम है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। आज हम 100 क्वेश्चन देखेंगे इस पहली वीडियो में, और यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ये इस चैनल का पहला वीडियो है, हमने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं आज से। अब देखिए, ये तो आपने देख ही लिया होगा। खैर, अब इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब इतना समय नहीं कि इसे पढ़ा जाए। ठीक, शुरुआत करेंगे हम प्रश्नों से, प्रश्नोत्तर से शुरुआत करेंगे। तो आपके सामने 100 प्रश्न होंगे और इन 100 प्रश्नों का उत्तर आप अच्छी तरह से आज याद करेंगे। ठीक है, 100 प्रश्न डेली आपको वीडियो में मिलने वाले हैं, और कोशिश रहेगी कि एक दिन में 2-2, 4-4 वीडियो आएँ, जिससे जल्द से जल्द आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए और आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ, आप अच्छी तरह से पास हो सकें। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ये नहीं भी लिया है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो भी यदि इसको सही से पढ़ेंगे तो वो भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएंगे, गारंटी है इस बात की। लेकिन भैया पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, तभी क्लियर हो पाएगा कुछ भी, तभी आप अच्छी तरह से पास कर पाएंगे। वीडियो साफ तो है ना, तभी आप सही से क्लियर कर पाएंगे एग्ज़ाम को। ठीक है, तो अब आप ये 100 प्रश्न आपके सामने रखे जा रहे हैं, पहली वीडियो है इस चैनल की, तो देखिएगा सही से, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। आज हम 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, और अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न है, ज्ञान को सर्वोच्च सद्गुण किसने कहा था? यानी कि ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, वो किसने कहा? ये कहा था सुकरात ने। ठीक है, सद्गुण सुकरात, ध्यान रखना, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, तो जहाँ सर्वोच्च सद्गुण आ जाए वो सुकरात ने कहा है। दूसरा, किसने कहा कि ज्ञान ही शक्ति है? अब यहाँ शक्ति और यहाँ सद्गुण, जहाँ सद्गुण शक्ति आए तो अब इनका जो मालिक है उसका नाम भी एस से ही शुरू होना है, यानी ये भी सुकरात ही हैं। ज्ञान को सर्वोच्च सद्गुण कहा सुकरात ने, ज्ञान को शक्ति भी कहा सुकरात ने, तो एस से आप ध्यान रखेंगे कि सुकरात ने कहा। अब करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? देखिए, बार बार आता रहा है ये प्रश्न, करिकुलम शब्द की किससे उत्पत्ति हुई है? तो देखिए इसमें क्या है, इसका आंसर है क्यूरेर। इसमें क्यूरेर नहीं है, क्यूरेट्स नहीं है, क्यूरेरर है। ठीक है, क्यूरेर, ये याद रखना कि करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है क्यूरेरर, और ये शब्द कैसा है? लैटिन भाषा का शब्द है। चौथे पर आते हैं, जीन पियाजे का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से है? तो जीन पियाजे ने जो बताया ना विकास, वो था संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे जो हैं, जीन तो ज्ञान ही देता है ना, तो जीन पियाजे का संबंध किससे है? संज्ञानात्मक विकास से। पांचवा क्वेश्चन है, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? उपनिषद में जब ज्ञान की बात आती है ना, तो ज्ञान का मतलब होता है विद्या। ठीक, उपनिषद में ज्ञान का अर्थ क्या होता है? विद्या। अब छठवां प्रश्न है, ज्ञान एक है, ज्ञान क्या है? ज्ञान एक है, साध्य भी है और साधन भी है। तो याद रखना कि ज्ञान क्या है? साध्य भी है, जिसे आप साध रहे हो, और एक साधन भी है, दोनों। ठीक है, अब सातवां क्वेश्चन है, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है। ये किसने कहा है? ये कौन बोला है कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है? ये कथन है सुकरात का। शक्ति बताया था ना ऊपर, ये आपको याद हो, ज्ञान शक्ति है, किसने कहा था? शक्ति और सद्गुण किसने कहा था? सुकरात ने कहा था। तो उन्होंने क्या कहा था कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है। ठीक, आठवां प्रश्न है, सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, ये किसने कहा? ये जैमिनी ने कहा था। जैमिनी एक बहुत बड़े संत थे जिन्होंने इसके सत्य की परिभाषा को प्रकाशित किया था। उन्होंने ये कहा था कि सत्य क्या है? वो स्वयं में प्रकाशवान है, स्वयं प्रकाशित होता है। कौन थे ये? जैमिनी। नौवां प्रश्न है, प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? प्रकृतिवादी की विचारधारा किसने दी थी? ये दी थी रूसो ने। ठीक है, 10वां है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? तो दर्शन की शाखा ज्ञान से संबंध रखी है, वो ज्ञान मीमांसा ही तो होगी। ज्ञान से संबंध कौन रखता है? ज्ञान मीमांसा, बाकी सब तो नहीं है। तो ज्ञान की कौन सी शाखा है जो ज्ञान से संबंधित रखती है? दर्शन की शाखा है ज्ञान मीमांसा। ठीक है, जो ज्ञान से रिलेटेड है। 11वां क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति का साधन है,
ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है? देखो, संवेग भी है, ज्ञानानुभूति भी है और भाषा भी है। तो इसका क्वेश्चन होगा उपयुक्त सभी। ज्ञान प्राप्ति का साधन है भाषा, संवेग, सहानुभूति और ज्ञानानुभूति। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? समझकर भी करते हैं, सोचकर भी करते हैं, विश्लेषण और संश्लेषण करके भी करते हैं। तो उपयुक्त सभी। 13वां, श्रीमद्भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो ज्ञान को इसमें 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान रखना, श्री भागवत गीता के अनुसार वह है। ठीक है। 18वें अध्याय में ज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। 14वां क्वेश्चन, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ये किसने कहा? ये फिक्टे ने कहा था। दर्शन क्या है? ज्ञान का विज्ञान है। किसने कहा? फिक्टे ने कहा। 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन में सम्मिलित नहीं है? तो जैन दर्शन में देखो, मति ज्ञान भी है, अवधि ज्ञान भी है, श्रुति ज्ञान भी है, लेकिन शब्द ज्ञान नहीं है। जैन दर्शन में कौन सम्मिलित नहीं है? शब्द ज्ञान सम्मिलित नहीं है। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? ये नहीं वाले जरूर आप ध्यान से देख लेना कि कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता। तो न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता कैवल्य ज्ञान। ठीक है। ये कैवल्य ज्ञान वही जैनियों वाला है। 17वां क्वेश्चन, पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाला कारक है कौन सा? पाठ्यचर्या को कौन कौन प्रभावित करता है? तो राष्ट्र की शिक्षा नीति, शासन की नीतियाँ, परीक्षा प्रणाली की सभी प्रभावित करती हैं पाठ्यचर्या को। ठीक है। उपयुक्त सभी। 18वां क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होते हैं, ये किसने कहा था? ये बहुत फेमस थे। ये कहा था रेन ने। क्या? किसने कहा था? रेन ने कहा था। उन्होंने ये कहा था कि जो प्रधानाचार्य होते हैं ना, जो प्रधान अध्यापक होते हैं ना, वो जन्मजात भी होते हैं और निर्मित भी होते हैं, यानी बनाए भी जाते हैं। किसने कहा? ये रेन ने, पी रेन ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाला ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये ज्ञान संस्कृति ठहराव लाता है। भैया, ये ज्ञान कभी ठहराव लाता ही नहीं है। ठीक है। ज्ञान कभी ठहराव लाता ही नहीं है, ये ध्यान आपको रखना है। तो इसका उत्तर होगा ए, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। बाकी सब तो सही है कथन, क्योंकि ज्ञान संस्कृति का संरक्षण करता है, ज्ञान संस्कृति का हस्तांतरण करता है और ज्ञान संस्कृति का विकास भी करता है। लेकिन जब कई बात कही जाए ज्ञान संस्कृति का ठहराव लाता, भैया ठहराव कभी नहीं लाता ज्ञान तो वो है जो बहता चला जाए, बढ़ता चला जाए। 20वां क्वेश्चन है, ज्ञान की विशेषता है। ज्ञान की विशेषता क्या है? ज्ञान शक्ति है, ज्ञान असीमित है, ज्ञान सभ्यता है, यानी कि ये सभी है। ज्ञान की विशेषता ये सभी है। अब 21वें क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है? तो कौन से अनुच्छेद में है? ये लिखा है अनुच्छेद 45 में। ठीक है। किसमें? भारत के जो संविधान का अनुच्छेद है ना 45वां, उसमें लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है। याद रखना ये। ठीक है। और 22वां क्वेश्चन है, आप्त वचन का संबंध है। आप्त वचन का मतलब क्या होता है? तो आप्त वचन का मतलब होता है यह ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है। ठीक है। उत्तर क्या है? ये ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है। आप्त ज्ञान उसे कहते हैं। आप किसी विशेषज्ञ पर विश्वास करो और फिर उस ज्ञान को प्राप्त करो, वो होता है आप्त ज्ञान, आप्त वचन वो होता है। ठीक है। तो आप्त वचन का संबंध किससे आपने जान लिया। 23वां क्वेश्चन है, एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार का एकमात्र कुंजी है। ये किसने कहा? ये कहा स्वामी विवेकानंद ने। क्या कहा उन्होंने? एकाग्रता की शक्ति को कहा कि एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी। संचित भंडार की कुंजी किसने कहा था? ज्ञान की शक्ति को ये कहा था विवेकानंद जी ने। ठीक है। तो हमारा ये 23वां क्वेश्चन होगा, 23 क्वेश्चन। ये आपको सही से नज़र आ रहा होगा ना। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा। 24वां क्वेश्चन है, अंतः प्रज्ञा प्रणाली के समर्थक विचारक हैं। यानी कि अंतः प्रज्ञा के बारे में किसने कहा? कौन इसका समर्थक है? तो वह है बर्गसे, हेनरी बर्गसे। अंतः प्रज्ञा प्रणाली के समर्थक कौन है? हेनरी बर्गसे। अब 25वां क्वेश्चन, अनुभववादी शिक्षा का जनक है। अनुभव को शिक्षा किसने कहा? यानी कि अनुभववादी शिक्षा किसने कहा कि शिक्षा एक अनुभव से प्राप्त किया जा सकती है? अनुभव भी है। किसने कहा? ये कहा जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने क्या कहा? कि शिक्षा अनुभववादी है। ठीक है। और 26वां क्वेश्चन है, आत्मानुभूति का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्म की अनुभूति करना, यानी कि महसूस करना आत्मज्ञान को। तो आत्मानुभूति मतलब आत्मज्ञान। 27वां, प्लेटो ने विकास किया। प्लेटो ने किस चीज़ का विकास किया था? ये संवाद विधि का। देखो प्लेटो की बात है वो संवाद से रिलेटेड है। प्लेटो का मतलब संवाद से रिलेटेड है प्लेटो। ठीक है।
अब 28वां, कौन सा यूनानी दार्शनिक आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी था? यानी कि ये आध्यात्मिक भी है और ये वैज्ञानिक भी है। कौन यूनानी दार्शनिक है? ये कौन है? ये अरस्तु, एरिस्टोटल। ठीक है। 29वां क्वेश्चन, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे। अद्वैत वेदांत के बारे में किसने कहा था? इसका प्रतिपादक किसने किया था? प्रतिपादक ये कहता है शंकराचार्य। अद्वैत ये शंकराचार्य से रिलेटेड है। ठीक है। 30वां क्वेश्चन, प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है? यानी कि ये जो नेचर है ना, ये बच्चे की सबसे बड़ी शिक्षिका है। ये कहता है रूसो ने कहा था कि प्रकृति बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका है। 31वां क्वेश्चन, क्रियात्मक ज्ञान किसके विचारों पर आधारित है? जॉन ड्यूवी। ठीक, क्रियात्मक ज्ञान की बात आ जाए वहाँ जॉन ड्यूवी हैं। 32वां, अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षा है। यानी कि एक्सपीरियंस बहुत बड़ा शिक्षक, सबसे बड़ा शिक्षक है मनुष्य का। ये किसने कहा था? लॉक ने कहा था। किसने? लॉक ने कहा था। अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है। यहाँ तो लॉक ने कहा, लेकिन यहाँ कहा था प्रकृति वाला की सबसे बड़ी शिक्षिका है। ये रूसो ने कहा था। दोनों में अंतर ध्यान रखना। जब शिक्षक की बात आ जाए और अनुभव की बात आ जाए तो वहाँ लॉक आप लगाइएगा, और जब प्रकृति और शिक्षिका की बात आ जाए वहाँ रूसो आप लगाइएगा। अब 33वां क्वेश्चन, ईमाइल पुस्तक किसने लिखी? तो ईमाइल पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है रूसो ने। ईमाइल पुस्तक EMILE, ईमाइल, रूसो ने लिखी। रिपब्लिक का रचयिता कौन है? रिपब्लिक का रचयिता प्लेटो है। रिपब्लिक यानी कि रचयिता। रिपब्लिक का रचयिता कौन है? गणतंत्र का रचयिता कौन है? प्लेटो है। किस प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक ने ज्ञान प्राप्ति की प्रश्नोत्तर विधि विकास किया? किसने प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया था? ये कौन सी ज्ञान प्राप्ति की प्रश्नोत्तर विधि का विकास किसने किया था? ये किया था सुकरात ने। ठीक है। तो हम लोग 35वें क्वेश्चन पर थे कि किस प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक ने ज्ञान प्राप्ति की प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया? ज्ञान प्राप्ति की प्रश्नोत्तर विधि का विकास किसने किया था? ये किया था सुकरात ने। ठीक है। अब 36वां क्वेश्चन, परिवार के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान होता है। परिवार आपको कैसा ज्ञान देता है? ये आपको लिखाई पढ़ाई का तो ज्ञान देता नहीं है। हाँ, सबसे पहले अनौपचारिक ज्ञान देता है। अनौपचारिक ज्ञान ऐसा ज्ञान जिसे लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, जो केवल बातों से समझा जा सके। ठीक है। तो सबसे पहले तो माँ बाप आपको सिखाते हैं ना, हम सबको सिखाते हैं ना कि आपको कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, कौन आपका अपना कौन आपका पराया, सब सिखाते हैं ना। तो ये अनौपचारिक ज्ञान है। लेकिन जब माता पिता देखते हैं बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसे ABCD 1 2 3 छोटा बड़ा ये सब लिखवाना पढ़ाना सिखाते हैं ना, तो परिवार जो देता है ना वो अनौपचारिक ज्ञान भी देता है और औपचारिक ज्ञान भी देता है। ठीक है। लेकिन जो सबसे पहले देता है वो देता है अनौपचारिक ज्ञान। तो परिवार के द्वारा दिया जाने वाला जो ज्ञान है ना वो अनौपचारिक ज्ञान माना जाएगा। ठीक है। औपचारिक ज्ञान हम इसलिए नहीं बोलेंगे, असंचित ज्ञान हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये ज्ञान हमें स्कूल में भी दिया जाता है, ये ज्ञान हमें स्कूल में भी मिलता है। यहाँ परिवार के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान सबसे पहले, तो ये अनौपचारिक ज्ञान हम इसमें यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? अनौपचारिक ज्ञान। 37वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी विशेषता ज्ञान की विशेषता नहीं है? इनमें कौन सी विशेषता जो ज्ञान की विशेषता नहीं है? देखो, ज्ञान शक्ति है, सही है। सत्यता ही ज्ञान सही है। ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, ये भी सही है। तो ज्ञान की सीमा है। अब बताओ, क्या ज्ञान की सीमा है? नहीं भाई, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो बहता और बहता ही चला जाता है। नहीं, ध्यान रखना कि नहीं पूछा। तो ज्ञान की सीमा ये पूछें कौन सी विशेषता ज्ञान की नहीं है, तो भैया ज्ञान की सीमा ये विशेषता है ही नहीं ज्ञान की। ठीक है। अब आते हैं हम 38वें क्वेश्चन पर। 38वें क्वेश्चन में क्या है कि ज्ञान को वैध बनाती है। ज्ञान को वैलिड कौन बनाता है? औपचारिक शिक्षा। ठीक। 39वां, संस्कृति निर्भर है। संस्कृति किस चीज़ पर निर्भर है? संस्कृति ज्ञान पर निर्भर है। आपको ज्ञान होगा तो आप संस्कृति को समझ पाओगे, संस्कृति ज्ञान होगा तो आप ज्ञान भी समझ पाओगे। 40वां क्वेश्चन, स्वाभाविक ज्ञान को प्रागानुभाविक ज्ञान किस शिक्षा शास्त्री ने माना? यानी कि जो स्वाभाविक ज्ञान है ना, जो अपने आप अपने स्वभाव से आता, अपने आप ही आता, उसे प्रागानुभाविक ज्ञान किसने कहा था? ये मैकडूगल ने कहा था। ठीक है। किसने कहा था? मैकडूगल ने कहा था। 41वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति की किस विधि के विकास पर बल दिया? इन्होंने कौन सी ज्ञान प्राप्ति की कौन सी विधि बताई सुकरात ने? इन्होंने बताई थी प्रश्नोत्तर विधि। जितना प्रश्नोत्तर आप एक दूसरे से करोगे, जितना आप एक दूसरे से बातचीत करोगे और प्रश्न निकालोगे बाहर, तो आपको उतना ही ज़्यादा ज्ञान उनका बढ़ता चला जाएगा। ये किसने कहा था? सुकरात ने कहा था। ठीक है। 42वें क्वेश्चन पे आते हैं, ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान, ज्ञात और उपस्थित होने का योग है। ज्ञान क्या है? ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान,
ये ज्ञात नहीं होगा, ज्ञान होगा यहाँ। विद्यमान ज्ञान और उपस्थित होने का योग है। ये किसने कहा था? ये कहा था लॉक के अनुसार। ठीक है, क्या है ज्ञान? लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थित होने का योग है। अब 43वां क्वेश्चन, वर्तमान समय में 10 + 2 + 3 फॉर्मूले पर आधारित शिक्षा दी जाती है। ये कैसी शिक्षा है? औपचारिक शिक्षा। जो नई शिक्षा नीति आई है ना, उसके अनुसार भी है ना ये। तो वर्तमान समय में 10 + 2 + 3 फॉर्मूले पर आधारित शिक्षा दी जाती है। ये तो पहले भी था, तो औपचारिक शिक्षा थी ये, और अब भी औपचारिक शिक्षा है ये। 44वां क्वेश्चन, किसके अनुसार मुझे पुस्तक से घृणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप है? किसने कहा था ये कि मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि बच्चों के लिए अभिशाप है? ये कहा था रूसो ने। ठीक है, किसने कहा था? रूसो ने कहा था ये। 45वें क्वेश्चन पे आते हैं, परिमाणवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो परिमाणवाद की उत्पत्ति हुई अमेरिका से। परिमाण किसने दिया? अमेरिका ने दिया। ठीक है, परिमाणवाद की उत्पत्ति हुई अमेरिका से। 46वां क्वेश्चन, यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ। यथार्थवादी विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ? तो 17वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ यथार्थवादी विचारधारा का जन्म? कब हुआ? 17वीं शताब्दी में। तो यथार्थवादी विचारधारा का जन्म कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में। ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि 17वीं शताब्दी ने कहा कि यथार्थवाद कुछ होता है। 47वां क्वेश्चन, कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है। यानी कि क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है। ये किसने कहा था? ये कहा था कार्ल स्वेवे ने। ठीक है, यानी कि क्रिया करोगे, क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, ये कहा था कार्ल स्लेवी ने। 48वां क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 के अब तक कितने प्रारूप जारी हुए हैं? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 के कितने प्रारूप जारी हुए हैं अभी तक? ये 5 जारी हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, पाठ्यचर्या 2009 के 5 स्वरूप जारी हुए हैं, 5 प्रारूप जारी हुए हैं। 49वां क्वेश्चन, रूसो ने शिक्षा के 3 मूल भाग स्रोत बताए हैं। 3 स्रोत कौन कौन से बताए हैं? रूसो ने बताया प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं। शिक्षा के 3 मूल स्रोत हैं रूसो के अनुसार। कौन कौन से? प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं। 50वें क्वेश्चन पे आते हैं, ज्ञान एक साधन के रूप में तब परिलक्षित होता है जब क्या? इसका ज्ञान एक साधन के रूप में कब परिलक्षित होता है? इसमें दिया है, ज्ञान प्राप्त करके किसी प्रत्यय को समझ विकसित करनी हो, या ज्ञान का उसके व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जाए तब, या फिर ज्ञान को विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाए तब, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, एक बात ध्यान रखना, जब बीएड का आप एग्ज़ाम देने जाए ना, तो उपयुक्त सभी वाला जो ऑप्शन हो वो 90% सही होता है। ठीक है, जहाँ उपयुक्त सभी आए वहाँ उपयुक्त सभी लगाते चले जाना, वो 90% तक सही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। 50वां क्वेश्चन, ज्ञान का साधन है। ज्ञान का साधन क्या है? अनुभव, भाषा और संवेग, ये तीनों ही ज्ञान के साधन है, उपयुक्त सभी। ज्ञान की प्रकृति है। ज्ञान की प्रकृति कैसी होती है भाई? तो ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान एक साध्य के रूप में और ज्ञान एक साधन के रूप में। पीछे पढ़ा था हमने, तो ये दोनों ही सही हैं। अब कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है? ज्ञान का रूप कौन सा नहीं है? सूचना, बुद्धिमत्ता, जानना। तो ये सब तो ज्ञान के स्वरूप हैं, लेकिन इंद्रियां ज्ञान का स्वरूप नहीं है। या शिक्षा का जो ज्ञान है ना, उससे रिलेटेड बात की जा रही है। ठीक है, तो ज्ञान का स्वरूप कौन सा नहीं है पूछा है, इसलिए सूचना, बुद्धिमत्ता और जानना ये तो है, लेकिन इंद्रियां नहीं है इसमें। 54वां क्वेश्चन में हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का स्रोत है? तो इंद्रिया अनुभव, ठीक है, तर्क बुद्धि सही है, अंतःप्रज्ञा सही है। अभी देखिए अंदर की बातें चल रही हैं यहाँ पर, है, तो यहाँ उपयुक्त सभी आ जाएगा, क्योंकि ये भी अंतःप्रज्ञा, ये भी अंदर से रिलेटेड है, यानी कि शरीर के भीतर से रिलेटेड है ये। इंद्रियों का अनुभव, ये भी भीतर से रिलेटेड है। तर्क बुद्धि, ये भी अंदर से रिलेटेड है। तो ज्ञान का स्रोत है तर्क बुद्धि, इंद्रिय अनुभव, अंतःप्रज्ञा। ठीक, यानी कि उपयुक्त सभी। 55वें क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्यों में बोध यानी कि कॉम्प्रीहेंशन विकसित करने के लिए सहारा लेना पड़ता है। मनुष्यों में जब आप बोध पैदा करते हो तो किसका सहारा लेते हैं? वैध ज्ञान का। ठीक है, जो वैध ज्ञान होना चाहिए कोई, उसका सहारा लेते हैं। 56वां क्वेश्चन, ज्ञान एक साध्य के रूप में तब प्रकट होता है जब ज्ञान एक उद्देश्य के रूप में प्रकट किया गया हो, सही है। ज्ञान का परीक्षण किया गया हो, सही है। ज्ञान का एक सिद्धांत के रूप में लिया गया हो, सही है। और यहाँ उपयुक्त सभी, तो जहाँ उपयुक्त सभी याद है वो अधिकतर उपयुक्त सभी ही लगाना है आपको। ठीक, अब देखिए 57वें क्वेश्चन में आते हैं, अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया? अरस्तु ने किस विधि का विकास किया था? तो अरस्तु ने विकास किया था आगमन विधि का। ठीक है,
अरस्तु ने किसका विकास किया? ज्ञान की आगमन विधि का। 58वां क्वेश्चन, जॉन ड्यूवी ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया? जॉन ड्यूवी ने प्रयोग विधि। अब देखो, जॉन ड्यूवी, जहाँ ड्यूवी आ जाए वहाँ प्रयोग विधि आएगी, और जहाँ अरस्तु आ जाए अरस्तु आगमन, अ से अरस्तु, अ से आगमन विधि। ठीक है, जॉन ड्यूवी। तो अब ड्यूवी देखो, ड्यूवी प्रयोग याद रखना है इसे। ठीक है, प्रयोग, ज्ञान की प्रयोग विधि बताई इन्होंने ड्यूवी ने। आपको साफ तो दिख रहा है ना? आई थिंक साफ तो दिखना चाहिए। साफ तो दिख रहा है ना? हाँ देखिए, अब शायद साफ है थोड़ा सा। अब हम आते हैं सूचना का साधन है। सूचना का साधन कौन सा है? तो देखिए, संचार सही है। दृश्य श्रव्य, आप देखकर और सुनकर भी सूचना प्राप्त कर सकते हो, संचार के माध्यम से, फ़ोन वगैरह के माध्यम से कर सकते हो। और प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले ये भी सूचना का एक साधन है, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक। 60वां क्वेश्चन है, सूचना की आवश्यकता होती है। सूचना की आवश्यकता कब होती है भाई? औद्योगिक संस्थानों में होती है, निर्णय लेने में होती है, विद्यालयों में होती है, ये भी उपयुक्त सभी। पाठ्यचर्या का मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। किसको? पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान। पाठ्यचर्या क्या है? मानव जाति का संपूर्ण ज्ञान और अनुभवों का सार है ये कौन कह रहा है? ये किसने कहा है? ये कहा है फ्रॉवेल ने। ठीक है, किसने कहा है? फ्रॉवेल ने, कि पाठ्यचर्या क्या है? ये संपूर्ण ज्ञान है और अनुभवों का सार है। क्या? पाठ्यचर्या। 62वें क्वेश्चन पे आते हैं, ज्ञान का स्रोत है। ज्ञान का स्रोत क्या है? प्राथमिक और द्वितीयक। ज्ञान का स्रोत प्राथमिक द्वितीयक दोनों है। ठीक है। 63वां क्वेश्चन, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? स्कूल कौन सी भाषा का शब्द है? ये यूनानी शब्द है। ठीक। विद्यालय का कार्य है। विद्यालय क्या कार्य करता है? शारीरिक विकास करता है, बौद्धिक विकास करता है, चारित्रिक विकास भी करता है, यानी कि उपर्युक्त सभी। 65वां क्वेश्चन है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, जो अपने यहाँ विकास होता है, स्वाभाविक विकास होता है, उससे कहते हैं अभिवृद्धि। ठीक। 66वां क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे? कैसे करते हो? क्या आप गपशप मारोगे? क्या नहीं मारोगे ना? आराम करोगे? नहीं करोगे। आप कोई रचनात्मक कार्य करोगे, ताकि जब अगला घंटा लगे तो बच्चे को कुछ हम सिखाएं। खाली समय का प्रयोग कैसे करना है आपको? कोई रचनात्मक कार्य करने में। ठीक है। और फिर अभी देखिए 67वां क्वेश्चन, 10 + 2 + 3 संरचना का प्रस्ताव था, ये किसने दिया था? 10 + 2 + 3 का प्रस्ताव किसने दिया था? ये कोठारी आयोग ने दिया था। ठीक। 68वां क्वेश्चन है, 10 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा किसने की थी? ये भी कोठारी आयोग ने की थी। जहाँ 10 + 2 + 3 और ये 10 वर्षीय शिक्षा के बारे में पूछा जाए, वो कोठारी आयोग होगा। सही है। ठीक है। अब 69वां क्वेश्चन देखते हैं, समस्या समाधान विधि के जनक हैं। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? सुकरात और सेंट थॉमस। समस्या सुकरात, समाधान सेंट। ठीक है। मेले तमाशे शिक्षण के हैं। मेले तमाशे शिक्षण क्या है? सामुदायिक साधन है ये। मेला जो मेले तमाशे होते हैं ना, वो सामुदायिक साधन होते हैं शिक्षण के। 71वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? तो विद्यार्थी भी है, पाठ्यक्रम भी है, शिक्षण भी है, यानी कि उपयुक्त सभी। कक्षा का नेता होता है। कक्षा का नेता कौन होता है भाई? तो कक्षा का नेता आप जानते हो कि कक्षाध्यापक होता है। 73वां क्वेश्चन पे आते हैं, कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए प्रजातांत्रिक, सबको समान समझे, सबकी बात सुने। शिक्षक का व्यवहार कक्षा में कैसा हो? प्रजातांत्रिक हो। अब पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है। किसके लिए दी जाती है? गृह कार्य हेतु, दृढ़ीकरण हेतु, पुनरावृत्ति हेतु। तो भैया सभी के लिए दी जाती है ये तो। ठीक है। ये हो गया 74वां क्वेश्चन, यानी कि हमने 74 क्वेश्चन कर लिए। अभी थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं। देखना, यदि आप इन्हें सही से पढ़ लोगे ना, तो गारंटी है आप चाहकर भी फेल नहीं हो पाओगे बीएड में। ठीक है। जितनी वीडियो डाली जा रही है, सबको आपको ध्यान से पढ़ना, देखना है। अब हम 75वें क्वेश्चन पे आते हैं, अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है। वांछित शिक्षा कौशलों का विकास करने के लिए कौन उपयोगी है? इसका आंसर होगा सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। ठीक है। अध्यापक के अंदर यदि कोई शिक्षा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं सीख पा रहे हैं, वो नहीं बता पा रहे हैं, तो उन्हें माइक्रो टीचिंग करनी चाहिए पहले। और माइक्रो टीचिंग से विकास होता है शिक्षक का, शिक्षा के शिक्षण में। 76 क्वेश्चन, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है। कैसा बनाता है? आप देखोगे और सुनोगे ऐसी सामग्री का प्रयोग यदि कोई शिक्षक आपके सामने कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? वो प्रभावी होगा, रोचक होगा, दोनों होगा ना।
तो दोनों पे लगाइए आप इसमें। 77वां, ज्ञान प्राप्त करने के 3 पद हैं। कौन कौन से पद हैं? श्रवण और निधिध्यासन और मनन, तीनों ही हैं, ठीक है, उपयुक्त सभी। 78वां क्वेश्चन पे आते हैं। सूचना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। सूचना के अंतर्गत कौन कौन सम्मिलित किए जाते हैं? ये सम्मिलित किए जाते हैं विधि, वातावरण, साधन, उपयुक्त तीनों, ठीक है, उपयुक्त तीनों आएगा इसमें आंसर। किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। ये किसने कहा? ये कहा था जे बकर ने कहा था। बकर ने क्या कहा था? बकर ने ये कहा था कि किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को, तथ्य जहाँ आ जाएं वो जय बेकर का नाम वहीं लिख देना, ठीक है। विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं, जय बेकर ने कहा। कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है? तो प्रयोजनवाद जो है ना, वो बच्चों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानता है, प्रयोजनवाद। 81वां क्वेश्चन है, शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है। पुरस्कार का महत्व क्या है शिक्षा में? छात्रों को सर्वांगीण विकास, सही है। छात्रों की नियमित उपस्थिति रखना, ये भी सही है। प्रोत्साहन देना, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी। शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ क्या पढ़ा था हमने? ज्ञान। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इन्होंने कहा, प्लेटो ने, कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास करना। क्या करना? व्यक्तित्व का विकास करना। 84वां क्वेश्चन, शिक्षा है, शिक्षा क्या है? शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। ये शिक्षा कभी खत्म नहीं होती, ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है, चलता रहता निरंतर। 85वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? नियमित शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? तो भैया जो विद्यालय पाठ्यक्रम है ना, वो नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है। 86वें क्वेश्चन में आते हैं। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है राष्ट्रीय एकता का विकास करना। जब राष्ट्रीय जीवन की बात है तो भैया राष्ट्रीय एकता का ही विकास करना होगा, इसमें तो आंसर ना सही है। अब आते हैं हम लोग 87वें क्वेश्चन पर। 87वां क्वेश्चन क्या कहता है? 87वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा का सामान्य उद्देश्य हो सकता है? शिक्षा का सामान्य उद्देश्य क्या हो सकता है? व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, और इसका आंसर होगा व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। ये किसने कहा था? ये कहा था नेहरू ने। नेहरू जी ने क्या कहा था? कि शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। अब आते हैं हम 89वें क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? उन्होंने क्या कहा था? अभी इन्होंने कहा था शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। किसने कहा था? नेहरू जी ने। और अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया दोबारा घुमा कर कि राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? क्या है? शिक्षा है। 90वें क्वेश्चन आके हम 90वें क्वेश्चन पे आ गए हम। निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत कौन सी चीज़ नहीं आती इनमें से? इनमें से स्कूल भी आता है, पुस्तकालय भी आता है, शिक्षण भी आता है, लेकिन धर्म एकदम अलग है ना, तो धर्म नहीं आता है इसके अंतर्गत, ठीक है। अब आते हैं हम 91वें क्वेश्चन पे। शिक्षण के किस उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है? शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है जिसके लिए हमें पाठ्यक्रम के निर्माण की ज़रूरत पड़ती है? तो वो उद्देश्य ज्ञानात्मक भी है, क्रियात्मक भी है और भावात्मक भी है, ठीक है, तीनों ही है इसमें। 92वें क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? पाठ्यक्रम के विकास को कौन प्रभावित करता है? पाठ्यक्रम के विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो भैया ये है समाज एवं परिवेश, शिक्षा आयोग समितियां, शिक्षा के उद्देश्य, ये सभी बताया ना। जहाँ उपयुक्त सभी आ जाए वहाँ उपयुक्त सभी लगाते जाना, आंख बंद करके लगा देना, सोचना ही मत, ठीक है, क्योंकि नहीं सोचोगे उसी में फ़ायदा है। ज़्यादा सोच लिए तो घाटे में जाओगे, इसलिए उपयुक्त सभी आए वो 90% सही होता है, तो उसी में लगा देना आप, ठीक है। 93वां क्वेश्चन है। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? तो शिक्षा के 3 उद्देश्य बताए ब्लूम ने, ठीक है। 54वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? किस चीज़ का प्रभाव बच्चे के विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है? समाज का पड़ता है, परिवार का पड़ता है, विद्यालय का पड़ता है, तो भैया सबका पड़ता है, उपयुक्त सभी। 95वां क्वेश्चन पे आए हम लोग। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? यानी कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन हम किस चीज़ के लिए मुख्य रूप से करते हैं? तो माध्यमिक शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए और विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, सबके लिए करते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से जीन पियाजे का संबंध है? उन्होंने कौन से विकास के बारे में कहा था? उन्होंने कहा था संज्ञानात्मक विकास के बारे में। किसने? जीन पियाजे ने कहा था संज्ञानात्मक विकास के बारे में।
97वें क्वेश्चन में आगे हम लोग किशोरावस्था की विशेषता है। किशोरावस्था की विशेषता क्या है कि विषम लिंगीय समूहों का बनना। आप देखते हो ना, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपोजिट सेक्स की ओर वो ज़्यादा झुकते हैं। लड़का हुआ तो लड़कियों से उसकी मित्रता होना शुरू हो जाएगा, लड़की होगी तो लड़कों से मित्रता होना शुरू हो जाएगा, उसकी ओर अट्रैक्शन होगा। तो किशोरावस्था की विशेषता है कि वो विषम लिंगी समूहों को बनाना शुरू कर देता है। और 98वां क्वेश्चन, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। इसमें नहीं है बोला, इसकी शैशवावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? नैतिकता नहीं है। छोटा बच्चा क्या जाने नैतिकता क्या चीज़ है। 99वें क्वेश्चन में हम लोग आ गए कि वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं जीन्स। जीन्स के द्वारा ही तो हमारा वंश परंपरा आगे बढ़ती है ना, जीन्स के द्वारा ही तो हमारे माँ बाप के लक्षण हम लोगों को पहुँचते हैं ना। तो भैया हम लोग 99वें क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। और जो 100वां क्वेश्चन है वो ये है, परिवर्तन की अवस्था है। परिवर्तन कब होता है? परिवर्तन होता है किशोरावस्था में। ठीक है, परिवर्तन की अवस्था क्या है? किशोरावस्था। तो आज हम यहीं पर इसे रोकते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो आपको यदि ये क्वेश्चन, ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो भैया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। इस बात की बिल्कुल 100% गारंटी है कि यदि आपने वीडियो को पूरा देख लिया, अच्छी तरह से पढ़ लिया, तो आप फेल नहीं होंगे, ये बिल्कुल तय है। हम लोग इन सभी क्वेश्चन पेपर्स को, क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक एक करके सबको कंप्लीट करेंगे। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, टेंशन मत लेना, आप सब कंप्लीट हो जाएंगे। ये 11 तारीख से एग्ज़ाम है। यदि आप आज से पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपको फेल करने वाला कोई नहीं है। आप सही से पढ़ना बस आपको। आज हमने बीडी पेपर 201 लिया है और इसका 11वां पाठ्यक्रम वाला ये प्रश्न पत्र हमने लिया है। इसके आंसर भी हमने देखिए 100 क्वेश्चन किए। यदि आप चाहोगे तो इसके अभी कुछ देर बाद ही या शाम तक या रात तक इसकी दूसरी वीडियो भी हम 100 क्वेश्चन वाली डालेंगे। ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन में ख़त्म करनी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन में ख़त्म करनी है हमें ये 201। ऐसे एक एक करके मैं 5 किताबें, 5 ये क्वेश्चन बैंक पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है। और यदि ये कंप्लीट हो जाएगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अपन के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो एग्ज़ाम देने में दिक्कत नहीं आएगी, फिर एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। तो पास होना है ना, तो ऐसा करना कि इन्हें ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, जो 100 क्वेश्चन बताए हैं इनको रिवीजन कर लेना, इनको रिवाइज़ कर लेना अच्छी तरह से। तो अब वीडियो को हम यही बंद करते हैं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। ठीक है, ओके, थैंक यू। हमेशा खुश रहिए। जय श्री राम।